ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है कंप्लीट इंग्लिश के क्लास 5 में। और जिस तरह से आप लोग खुश हैं और जिस तरह के मैसेजेस आप लोग भेज रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी मोटिवेटिंग, है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने कहा कि सर ये 4 दिन में तो आपने इतना ऐसा कर दिया कि ऐसा लग रहा है पिछले 10 साल में 12 साल में कुछ नहीं जानते थे। नहीं तो 20 दिन में जो कंप्लीट इंग्लिश कराने का हमने वादा किया है वो पूरा करेंगे। और इंग्लिश को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, 50 में 50 तो आना ही चाहिए। तो फिर बात हम वही शुरू करते हैं कि आखिरकार इंग्लिश में पढ़ना कितनी चीजें हैं? 5 चीजें। देयर आर ओनली 5 थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न इन इंग्लिश। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल। इनके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं होता है। यही 5 चीजें पढ़नी है, इनका उस्ताद बनना है आपको, ठीक है। और ये जो 5 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल, इनके बारे में हमने बेहतरीन तरीके से सब कुछ देखा है कि जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये 6 चीजें हैं, काम करती हैं। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जेरंड। जब आप फिनाइट वर्ब की बात करते हैं तो फिनाइट वर्ब के कितने हैं? 100 फॉर्म्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये काम करते हैं, एडवर्बियल के रूप में ये काम करते हैं। हमें एक एक करके हर कंपोनेंट के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग फिनाइट वर्ब के बारे में सीखे। इसके 100 प्लस फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से 90 के आसपास हम लोग सीख चुके हैं। 15-20 कुछ जो फॉर्म्स बचे हुए हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। और उसके तुरंत बाद ही हम लोग किसमें घुसेंगे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट पढ़ने में 2-3 दिन लगेगा, 3 डेज, है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ने में, कंप्लीमेंट पढ़ने में आधा दिन मतलब 1 दिन में दोनों हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। ये 1 दिन में दोनों हो जाएगा। और एडवर्बियल कंपोनेंट पढ़ने में हमें 3 डेज लगेंगे, काम खत्म। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पर एक दिन, एक्टिव पैसिव पर 1 दिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे, और काम खत्म हो जाएगा। और जब आप ये पढ़ लेंगे ना, यू विल बी इन अ डिफरेंट जोन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने फिनाइट वर्ब के जो 100 प्लस फॉर्म्स होते हैं, है ना, इसमें सबसे पहले दिन हमने ये मॉडल वाले हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बनने वाले फिनाइट वर्ब सीखा। उसके बाद हम लोगों ने कल प्राइमरी वाले जो हेल्पिंग वर्ब से उनसे बनने वाले जो फिनाइट वर्ब से उसके बारे में सीखे। आज जो कुछ बच गए हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आप लोग सेशन जरा लाइक करिए और सेशन को शेयर करिए। कम लोग हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। मैं भी थोड़ा इसको शेयर करता हूँ, आप भी इसको लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। तो मैं इसको शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो सोए रहते हैं दे कीप स्लीपिंग। आप उनको जगाते हैं कि आइए, आप प्यासे हैं, कुआं बुला रहा है, आइए पानी पी लीजिए, ठंडा ठंडा पानी। तब उनको लगता है अच्छा चल के पानी पी लेना चाहिए। समथिंग लाइक दैट हैपेंस, यू नो। तो अभी भी जो लोग वॉच कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया। 37 लोग अभी मुझे दिख रहे हैं, हालांकि ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उतने लाइक्स दिख नहीं रहे हैं। क्यों? लाइक का बटन दबाने में बहुत प्रॉब्लम है। चलिए इन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन्वर्जन क्या है? देखिए क्या होता है। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड पोजीशन मतलब उल्टा पोजीशन। देखिए नॉर्मली सबसे ज़्यादा किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है? सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस जो असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता है, असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस का, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश पढ़ते लिखते वक्त। उसके बाद क्वेश्चंस का या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता है, इंटेरोगेटिव। और उसके बाद बहुत कम एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव का तो और भी कम इस्तेमाल होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। और जब आप इनकी रचना और आप कहें कि 95% जो हम लोग बोलते हैं ना, 90%, 95%, वो असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव, इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो होता यह है कि जब हम ये 90% असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो एक आदत लग जाती है हमें। क्या आदत लग जाती है? असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट कंपोनेंट पहले आता है, उसके बाद आता है वर्ब कंपोनेंट। तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि यही नॉर्मल ऑर्डर है। सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट का नॉर्मल क्रम जो है यही है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बाद में क्या आएगा? वर्ब आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस में भी ऐसी स्थिति आती है, असर्टिव सेंटेंस में भी ऐसी स्थिति आती है जब वर्ब क्या होता है? पहले होता है, और सब्जेक्ट क्या आता है? बाद में आता है। तो ये जो सिचुएशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, केस ऑफ इन्वर्जन के नाम से जानते हैं कि स्थितियां जब इन्वर्टेड ऑर्डर होता है, यानी जो क्रम है उल्टा रहता है, पहले वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। तो आज इन्वर्जन पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, तो आज इन्वर्जन भी हम आपको पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए
इन्वर्जन आपको कहाँ देखने को मिलता है? क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन में ये देखिए वर्ब पहले आया है ना, वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया। उसी तरह से देखिए वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, है ना। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? हाउ शुड वी डू दैट? हमें कैसे करना चाहिए उस चीज को? देखिए वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट बाद में आया। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट बाद में आया। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चंस में तो होगा, चाहे वो यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे WH इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, पहले उसमें वर्ब आएगा फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा। इन्वर्जन उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, पूरा वर्ब पहले, पूरा वर्ब कंपोनेंट पहले नहीं आता, केवल क्या आता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। ठीक है, लेकिन देखिए ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में क्या हो? इन्वर्जन हो। अब जैसे आप देखिए व्हाट कॉज्ड, किस चीज ने पैदा किया आग, तो इसमें सब्जेक्ट पहले आया, वो बाद में आया, नॉर्मल ऑर्डर। तो जब क्या है WH वर्ड प्रोनाउंस होते हैं, वो सब्जेक्ट का काम जब करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, WH वर्ड है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें नॉर्मल ऑर्डर रहता है, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इन्वर्जन ही होता है। ठीक है, हु डिड दिस, किसने किया इस चीज को, इसमें भी पहले क्या है? सब्जेक्ट है, बाद में वर्ब है। विच वन इज योर्स, कौन सा तुम्हारा वाला है, इसमें भी सब्जेक्ट पहले आया, वर्ब बाद में आया। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश में कई बार आप देखेंगे कि इस तरह से लोग बोलते हैं, क्या तुम कल आ रहे हो, तो इसको ऐसे बोलते हैं, यू आर कमिंग टुमारो। हाँ, यू आर कमिंग टुमारो, यू आर कमिंग टुमारो, कल आ रहे हैं आप। तो बोलते क्या है? पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, एक असर्टिव सेंटेंस ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो बोलने का जब टोन रहता है उससे पता चलता है कि नो इट्स अ क्वेश्चन, ये एक प्रश्न है। तो स्पोकन इंग्लिश में द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, कि पहले सब्जेक्ट और फिर क्या हो, बाद में वर्ब। अब देखिए ये जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन को रिपोर्ट करते हैं, उसको इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग जब होती है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही वांटेड, जो वो चाहता था, तो इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में, यानी इन्वर्जन नहीं होता। नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन कब? जब इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है किसी क्वेश्चन की। नो इन्वर्जन इन इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग, किसी प्रश्न को जब इनडायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहां इन्वर्जन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट डिड ही वांट, नहीं, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, मैं पूछा उससे कि वो क्या जो चाहता था। वी आस्क्ड हाउ वी शुड डू दैट, हमने पूछा कि कैसे वी शुड डू दैट, पहले सब्जेक्ट बाद में वो, नो इन्वर्जन। एक स्थिति एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है जहां इन्वर्जन आपको देखने को मिलता है रिपोर्टिंग करते हुए, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हुए। वो किसके साथ? तो हाउ के साथ, है ना, है ना। आई वंडर्ड, मैंने सोचा। देखिए हाउ रिलायबल वॉज द इंफॉर्मेशन, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अगर हाउ वाला जो सेंटेंसेस होता है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में भी इन्वर्जन कर सकते हैं। कब? जब हाउ वाला सेंटेंस हो, हाउ वाले सेंटेंसेस का रिपोर्टिंग करना हो तो। ठीक है, तो इन्वर्जन से संबंधित बातें, 4 बातें। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन होता है तो उसमें इन्वर्जन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा हो, क्योंकि अगर WH वर्ड जैसे व्हाट, हु, विच, अगर ये प्रोनाउन का काम करते हैं, खुद ही सब्जेक्ट होते हैं, तो क्वेश्चन होते हुए भी, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी उसमें इन्वर्जन नहीं होता है, नॉर्मल ऑर्डर रहता है, सब्जेक्ट वर्ब रहता है। जब आप इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं किसी क्वेश्चन का, तो वहां इन्वर्जन नहीं होता है। अगर हाउ वाला है तो कभी इन्वर्जन कर सकते हैं इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में। अब आगे बात करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। पहले वर्ब आता है, देखिए मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, पहले मे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ऑल योर विशेस सब्जेक्ट है, फिर कम मेन वर्ब। उसी तरह से मे क्या है? वर्ब पहले है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो यहां पे भी इन्वर्जन देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए आफ्टर, एज और देन के बाद भी आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल सेंटेंस है, शी वाज वेरी रिलीजियस, वो बहुत ही धार्मिक थी, एज वर
मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, और ऐसे ही थे उसके अधिकांश फ्रेंड। तो देखिए ये क्या है, ये वो पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, ठीक है। सिटी ड्वेलर्स हैव अ हायर डेथ रेट, जो शहर में रहने वाले हैं, दे हैव उनका होता है हायर डेथ रेट, ऊंची मृत्यु दर होती है, देन मुकाबले किनके, देन डू कंट्री पीपल, जो कंट्री पीपल रखते हैं। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और किसी वर्ब को रिपीट करना होता है तो उसके लिए डू का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके लिए आप डू इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्री पीपल क्या है, प्लूरल है इसलिए डू लिख दिया, अगर ये सिंगुलर होता तो डज लिखते। तो सिटी ड्वेलर्स हैव अ हायर डेथ रेट, सिटी ड्वेलर्स का एक हायर डेथ रेट है, देन डू कंट्री पीपल, जो कंट्री पीपल हैं उनके मुकाबले, जो उनका डेथ रेट रखते हैं वो लोग, उनके मुकाबले। तो एज और देन के बाद आप क्या देखेंगे कि इन्वर्जन होता है, पहले वर्ब आता है फिर बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलिए कंडीशनल क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस में कल हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था। देखिए सेकंड कंडीशनल में, सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस में अगर क्या हो, वर से वर वाला कंडीशनल क्लॉज, तो उसमें वर पहले लिख सकते हैं, वर्ब फिर बाद में सब्जेक्ट, कि वर आई रिच मैन, यदि मैं अमीर होता आई वुड बाय इट, मैं इसको खरीद लेता। उसी तरह से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में शुड जहां लगता है, शुड से भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं, वहां पे भी इन्वर्जन होता है। शुड यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लोगे। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड कंडीशनल में भी पढ़ा था, थर्ड कंडीशनल में इन्वर्जन पढ़ा था। थर्ड कंडीशन में हैड पहले आ जाता है, तो हैड ही वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन मेहनत की होती, ही वुड हैव पास द एग्जाम, तो एग्जाम पास कर गया होता है। तो कंडीशनल क्लॉज में भी हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। इसके अलावा मेनली इन्वर्जन देखने को कहाँ मिलता है, तो अगर नेगेटिव एडवर्बियल है, नेगेटिव एडवर्बियल है ना, अगर इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, नेगेटिव एडवर्बियल जिसमें नो, नॉट, नीदर, ये सब, नेवर ये हो, और नॉन अफर्मेटिव एडवर्ब्स, नॉन अफर्मेटिव एडवर्ब्स, नॉन अफर्मेटिव एडवर्बियल वर्ड्स, नॉन अफर्मेटिव जो अफर्मेटिव ना हो ऐसे एडवर्बियल वर्ड्स, जैसे कि लिटिल, जैसे कि देखिए लिटिल या नेवर या स्कार्सली या हार्डली या सेल्डम, है ना, सेल्डम, या ओनली से शुरू होने वाला, ओनली से शुरू होने वाला अगर कोई एडवर्बियल है, सो से शुरू होने वाला एडवर्बियल है, ठीक है। तो उसके साथ आप क्या करते हैं, अगर इनसे नेगेटिव एडवर्बियल से या नॉन अफर्मेटिव एडवर्बियल वर्ड से या सेल्डम, ओनली, अच्छा ये नॉन अफर्मेटिव एडवर्बियल वर्ड्स को हम सीधा ऐसे ही लिख देते हैं, शायद आपको उतना ना समझ में आए, कि हार्डली वाला स्कार्सली, है ना, हार्डली, स्कार्सली, लिटिल, है ना, सेल्डम, ओनली, सो, इस तरह वाले जो एडवर्बियल से सेंटेंस अगर शुरू होता है तो इन्वर्जन होता है। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, देखिए इसमें नेगेटिव है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी एक्सेप्ट, देखिए वो पहले आया और सब्जेक्ट बाद में आया, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्बियल है, समझ रहे हैं, नेगेटिव एडवर्बियल, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, कैन वी एक्सेप्ट हम स्वीकार कर सकते हैं दैट, उस चीज को, आगे जो भी बोलना। एट नो टाइम वाज द प्रेसिडेंट अवेयर, देखिए एट नो टाइम, एक चीज और बता दें आपको कि अगर नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब ऑब्जेक्ट्स हैं, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव अगर कॉम्प्लीमेंट और नेगेटिव अगर क्या है ऑब्जेक्ट है अगर, तो उससे भी अगर सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्जन होता है। सिर्फ एडवर्बियल नहीं, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट से भी अगर सेंटेंस शुरू होता है, और आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। नेगेटिव मतलब इसमें नो, नॉट, नेवर किस तरह का वर्ड रहे, उसको क्या बोलते हैं आप, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो नेगेटिव एडवर्बियल, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव ऑब्जेक्ट, या हार्डली, स्कार्सली, लिटिल, सेल्डम, ओनली, सो से शुरू होने वाले एडवर्बियल। तो नॉट अंटिल दिस मार्च, इस मार्च तक नहीं, डिड शी टेल, मार्च तक नहीं उसने बताया समथिंग, कुछ भी। नॉट अंटिल ही रिसीव्ड अ लेटर,
नॉट अंटिल रिसीव, जब तक उसको चिट्ठी नहीं मिली उसकी, डिड ही फुली अंडरस्टैंड, कि वो पूरी तरह समझ पाया कि मैटर क्या था, व्हाट द मैटर वाज, जो भी। तो पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया। नो सूनर डिड आई अराइव, नो सूनर क्या नेगेटिव एडवर्बियल है, पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया। तो नो सूनर डिड आई अराइव, जैसे ही मैं पहुंचा, देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, बॉम्ब फट पड़ा। हार्डली हैड आई अराइव्ड, इसमें भी क्या है, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। स्कार्सली में भी पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। नो सूनर के साथ देन आता है, ये पता है आपको। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। इस पे सवाल खूब पूछता है, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, ये बाद में हम लोग ऐसे चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने बात है इन्वर्जन की, कि अगर नो सूनर नेगेटिव एडवर्बियल से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन हो रहा है, पहले वर्ब डिड आया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आई आया। वैसे ही हार्डली स्कार्सली में भी पहले वर्ब हैड आया फिर सब्जेक्ट आई आया। लिटिल डिड ही रियलाइज, लिटिल मतलब ना के बराबर उसको रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, दैट ही हैड समथिंग, जो भी आगे बोलना है, पहले वर्ब आया डिड फिर सब्जेक्ट आया ही। नेवर डिड शी नो, वो कभी नहीं जानी, दैट ही वाज डूइंग दैट, कि वो ऐसा कर रहा था। तो नेगेटिव एडवर्बियल है नेवर, तो इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया। ओनली देन, ओनली वाले एडवर्बियल से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तब भी ओनली देन, फिर वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट। ओनली देन डिड शी अंडरस्टैंड, केवल तभी वो समझ पाई, जो भी। ओनली आफ्टर हर डेथ, उसके मृत्यु के बाद ही, वॉज शी एबल टू, जो भी, वॉज शी एबल टू मीट हिम, उनसे वो मिल पाई। नॉट ओनली डिड, अब देखिए इसमें क्या है, नेगेटिव एडवर्बियल है, नॉट ओनली डिड वी लूज, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, ना केवल हम लोग लूज किए दिस, बट ऑल्सो दैट, हम वो भी लूज किए। नॉट अ सिंगल वर्ड, ये नॉट अ सिंगल वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, इससे अगर सेंटेंस शुरू है तो भी पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, कि नॉट अ सिंगल वर्ड डिड ही से, एक शब्द भी वो नहीं बोला। लेकिन ये दो एक्सेप्शंस हैं, नॉट फार और नॉट लॉन्ग, ये तो नेगेटिव एडवर्बियल हैं, लेकिन इनसे अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वहां इन्वर्जन नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। कि नॉट फार फ्रॉम हेयर, यहाँ से बहुत दूर नहीं, यू कैन सी फॉक्सेस, आप देख सकते हैं लोमड़ियों को। देखिए पहले सब्जेक्ट यू आया फिर वर्ब आया, यहाँ नॉर्मल ऑर्डर है, यहाँ इन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे नो इन्वर्जन है, नो इन्वर्जन। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके बहुत बाद नहीं, बहुत जल्दी ही, शी गॉट मैरिड, वो शादी कर ली, ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर बाद में वो, ओके। तो इन्वर्जन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन्वर्जन फिनाइट वर्ब से संबंध रखता है, क्योंकि इसमें फिनाइट वर्ब का ऑर्डर उल्टा पुल्टा है ना, कि पहले वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है। चलिए, सो के साथ, सो भी एडवर्ब, सो के साथ, नीदर और नॉर के साथ। हालांकि अगर आप देखें तो एक कवर हो चुका है पहले, क्योंकि सो वाले एडवर्बियल नेगेटिव एडवर्बियल्स हैं ही है, इनके साथ अगर इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर क्लॉज या सेंटेंस से शुरू हो रहा है तो मतलब वहां पे इन्वर्जन होगा, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। एक आदमी ने कहा आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, दूसरा बोल रहा है सो एम आई, मैं भी हूं। देखिए पहले इसमें क्या आया, वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट। आई डोंट लाइक ओपेरा, मैं ओपेरा पसंद नहीं करता हूँ। नीदर या नॉट डू आई, ना मैं ही पसंद करता हूँ, इसमें भी क्या लिया, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। हाउ डिड ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। नीदर या नॉट डिड हिज वाइफ, ना ही उसकी वाइफ आई, पहले देखिए वर्ब है फिर क्या है, सब्जेक्ट। तो सो नीदर या नॉर के बाद, इसके बाद इन्वर्जन होता है ना, इनके बाद इन्वर्जन होता है नॉर्मल। अब देखिए अगर क्या है, एडवर्बियल ऑफ प्लेस और एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन, एडवर्बियल ऑफ प्लेस और एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन, इनके बाद, इनसे अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इनके बाद भी इन्वर्जन होता है, अगर सेंटेंस इनसे शुरू होता है तो। लेकिन शर्त यह है कि इनट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनट्रांजिटिव वर्ब। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देखने योग्य है, कि वर्ब कंपोनेंट पे इनट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। इनट्रांजिटिव वर्ब तभी ऐसा होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी ऐसा होगा, कि अगर एडवर्बियल ऑफ प्लेस या एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन से कोई क्लॉज या सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसमें इनट्रांजिटिव वर्ब है, तब इन्वर्जन होगा। जैसे अंडर अ ट्री वॉज लाइंग, लाई मतलब पड़े रहना, देखिए पहले वर्ब है फिर है ये सब्जेक्ट।
लाइंग अ बिग मैन, एक बहुत बड़ा आदमी पेड़ के नीचे था, पड़ा हुआ था। ऑन द ग्रास, घास पर, इट वो भी प्लेस है, सैट बैठा हुआ था, एन इनॉर्मस फ्रॉग, एक बड़ा सा मेढक। पहले वो आया सैट, फिर सब्जेक्ट आया एन इनॉर्मस फ्रॉग, इन्वर्जन है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक उनके सामने, ये क्या है, एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन है। स्टूड, खड़ा था, अ ग्रेट कैसल, एक बड़ा बहुत बड़ा किला, ये राजमहल। तो पहले सब्जेक्ट, पहले वर्ब आया स्टूड, फिर सब्जेक्ट आया ग्रेट कैसल। क्यों? क्योंकि स्टैंड, खड़ा होना, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इस क्लॉज या सेंटेंस की शुरुआत हो रही है एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन से। अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ, ये भी एडवर्बियल ऑफ प्लेस है। केम, आया, अ स्ट्रेंज प्रोसेशन, एक बड़ा अजीब सा जुलूस। तो देखिए ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, पहले वर्ब आया फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आया। तो एडवर्बियल ऑफ प्लेस या डायरेक्शन से अगर सेंटेंस शुरू हो और उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तब इन्वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हेयर और देर और अप, डाउन, आउट, इन, ये एडवर्ब्स हैं, ये छोटे एडवर्ब्स हैं, इन्हें एडवर्ब पार्टिकल्स बोलते हैं, एडवर्ब पार्टिकल्स। तो अगर एडवर्ब पार्टिकल्स होते हैं तो उनके साथ अगर नाउन हो तो क्या हो, नाउन। एडवर्ब पार्टिकल से अगर सेंटेंस शुरू हो और सब्जेक्ट अगर नाउन हो तो वहां इन्वर्जन होता है। जैसे देखिए, हियर कम्स माया, ये रही माया या माया आई। देयर गोज योर ब्रदर, वो गया तुम्हारा भाई। आउट केम द मैन, बाहर आया आदमी। अप वॉकड एन ऑफिसर, सामने की तरफ चल के आया एक अधिकारी। तो इसमें क्या हो रहा है, वो पहले आ रहा है, देखिए सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, वो पहले आ रहा है, योर ब्रदर सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। केम, वो पहले आ रहा है, सब्जेक्ट द मैन बाद में आ रहा है। वॉक्ड, वो पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। और कब ऐसा हो रहा है, जब हेयर, देयर, आउट, अप, ये जब एडवर्ब पार्टिकल से सेंटेंस शुरू हो रहा है। और ध्यान देने की बात ये है कि माया हो या योर ब्रदर, द मैन, एन ऑफिसर, ये सारे के सारे क्या हैं, नाउन है। ये सिर्फ नाउन के साथ ही लागू होगा। ठीक है, अगर प्रोनाउन है तो उसके साथ ही बात लागू नहीं होगा। जैसे देखिए, हेयर ही कम्स, प्रोनाउन है ना ये, तो इसमें इन्वर्जन नहीं हुआ। इन्वर्जन अगर हेयर कम्स ही ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, या देयर गोज सी, इसमें गलत हो जाएगा। प्रोनाउन के साथ लागू नहीं होता है। अगर प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट के रूप में, तब उसके साथ इन्वर्जन इसमें नहीं आता। ठीक है ना, तब इन्वर्जन नहीं होता, ऐसे में इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऑर्डर रहता है, इन्वर्जन इसमें नहीं होता है अगर प्रोनाउन हो तो। ठीक है, एक जगह और इन्वर्जन देखने को मिलता है आपको, और जहां पे सावधानी बरतनी चाहिए आपको, कि जब आप कोई स्पीच को रिपोर्ट करते हैं, है ना, तो रिपोर्टिंग करते हुए, डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग करते हुए, जो दूसरा वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट रहता है, उसमें अगर नाउन होता है, जैसे हेनरी नाउन, तो आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, इन्वर्जन कर सकते हो। देखो, वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में। व्हाट डू यू मीन, मतलब कहने का क्या मतलब है तुम्हारा। आस्क्ड हेनरी, हेनरी ने कहा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन हेनरी आस्क्ड, हेनरी ने पूछा। ठीक है, तो बोथ वेज यू कैन राइट इट, मतलब आप इन्वर्जन कर सकते हैं, नॉर्मल क्रम में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज नाउन है तब, सब्जेक्ट नाउन है तब, लेकिन अगर प्रोनाउन है तब मामला गड़बड़ होगा। प्रोनाउन में फिर नॉर्मल ऑर्डर ही लिखना पड़ेगा आपको, इन्वर्जन आप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले वर्ब कर दिया और फिर बाद में सब्जेक्ट कर दिया, प्रोनाउन में ये बात लागू नहीं होगी। तो प्रोनाउन में यहाँ भी नहीं लागू हो रही है, प्रोनाउन में यहाँ भी लागू नहीं हो रही है। ठीक है ना, दोनों केसेस में कि प्रोनाउन अगर रहेगा तो वहां पे नॉर्मल ऑर्डर रहेगा, वहां पे इन्वर्जन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सेंटेंस जरा देखिए आप, है ना, कि इजी एज दो, इजी एज इट इज, मैं दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या तो एज इस्तेमाल कर सकते हैं या दो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे पढ़ेंगे, इजी एज इट इज, हालांकि इजी तो है ये, यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते इसको विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर। या आप बोल सकते हैं इजी दो इट इज, या तो एज नहीं तो दो, किसी एक चीज को बोलिए आप, दोनों नहीं बोलना है। तो इजी दो इट इज, आसान हालांकि है ये, यू कांट डू इट विद इन एन आवर। उसी तरह से फास्ट एज ही ड्रोव, तेजी से गाड़ी तो चलाया, वी कुडंट रीच ऑन टाइम, लेकिन समय पर हम लोग नहीं पहुंच सके।
या आप दो बोलिए कि फास्ट दो ही ड्रोव, गाड़ी फास्ट चलाया उसने, लेकिन वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच सके। उसी तरह से वेल एज ही प्लेड, अच्छे से खेला वो, द टीम कुड नॉट विन, लेकिन टीम जीत नहीं पाई। या वेल दो ही प्लेड, अच्छे से उसने खेला, द टीम कुड नॉट विन, लेकिन जीत नहीं पाई टीम। तो आप देखिए कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल के बाद आप एज या दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इन्वर्जन नहीं है, इन्वर्जन से हटके यहाँ इन्वर्जन नहीं है, केवल शब्दों का जरा ऑर्डर या क्रम देखिए। अ फेमस एक्टर, अ फेमस डॉक्टर एज ही वाज, एक मशहूर डॉक्टर तो था वो, लेकिन ही डिड नॉट अर्न मच मनी, लेकिन वो बहुत पैसा नहीं कमाया। अ फेमस डॉक्टर दो ही वाज, एक मशहूर डॉक्टर वो था, लेकिन ही डिड नॉट अर्न मच मनी, वो बहुत पैसा नहीं कमाया। नॉर्मली इनका क्रम ऐसे होता है, इन सेंटेंसेस को अगर लिखें तो आप नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कि दो इट इज इजी, हालांकि ये आसान है, यू कांट डू इट, आप इन्हें नहीं कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर, है ना। नॉर्मल ऑर्डर ये रहेगा, है ना। दो इट इज इजी यू कैन नॉट डू इट विद इन एन आवर। लेकिन आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि इजी एज इट इज, या इजी दो इट इज यू कांट डू इट विद इन एन आवर। उसी तरह से दो फास्ट, हालांकि यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ एज नहीं आएगा, दो ही ड्रोव फास्ट, यद्यपि उसने गाड़ी चलाई तेजी से, वी कुड नॉट रीच, हम लोग नहीं पहुंच सके, ऑन टाइम, समय पर। तो नॉर्मल ये है, लेकिन इस तरह से भी स्ट्रक्चर होगा तो उसको गलत मत समझिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए बी क्रिया, इज एम आर या वॉज वर या शैल विल बी के बाद टू डू, इज टू डू, एम टू डू, आर टू डू, वॉज टू डू, वर टू डू, या विल शैल बी टू डू। इसका कहाँ किस सेंस में इस्तेमाल होता है? एक तो प्लान्स एंड अरेंजमेंट, कोई प्लान है, अरेंजमेंट है, जैसे द प्रेसिडेंट इज टू विजिट नियाग्रा, प्रेसिडेंट इज टू विजिट, प्रेसिडेंट विजिट करने वाले हैं टू नियाग्रा, नाइजीरिया, नाइजीरिया जाने वाले हैं। ये प्लान है, अरेंजमेंट है। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। वी आर टू गेट अ 10% वेज राइज इन जून, 10% का वेतन वृद्धि हम लोग पाने वाले हैं जून में। एक प्लान है, अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, पहले से तय किया गया है, योजना है। आई फेल्ट नर्वस, मैं नर्वस फील कर रहा था, बिकॉज क्योंकि आई वॉज सून टू लीव, क्योंकि मैं जल्दी ही लीव, घर छोड़ने वाला था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार घर से निकलने वाला था। आई वॉज टू हैव स्टार्टेड वर्क, मुझे तो काम शुरू कर चुका होना चाहिए था लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, बट आई चेंज माई माइंड, लेकिन मैंने अपनी डिसीजन बदल दिया। तो प्लान और अरेंजमेंट के साथ आप ऐसा करते हैं, इज एम आर वॉज वर्क के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, ये इसके लिए जब पास्ट में कोई प्लान था वो हुआ नहीं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा इस्तेमाल इसका है जब आप भाग्य, फेट के बारे में बात करते हैं। आई थॉट, मुझे लगा, वी वर सेइंग गुड बाय, हम लोग गुड बाय कर रहे थे फॉर एवर, हमेशा के लिए, बट वी वर टू मीट, लेकिन हम मिलने को थे, लेकिन भाग्य था जो हमें मिलाने वाला था, अगेन फिर से, मेनी ईयर्स लेटर, कई साल बाद। अच्छा, तीसरा क्या अर्थ में इस्तेमाल होता है? प्री कंडीशन, पहले से अगर कोई शर्त बतानी हो, जैसे इफ वी आर टू गेट देयर बाय लंच टाइम, अगर गेट मतलब पहुंचना भी होता है, इफ वी आर टू गेट देयर, अगर हमें पहुंचना है वहां बाय लंच टाइम तक, वी हैड बेटर हरी, हैड बेटर का मतलब शुड को बताया था, वी हैड बेटर हरी मतलब हम लोग को जल्दीबाजी करनी चाहिए। ही न्यू, वो जानता था, he would have to work hard, कि उसको कठिन मेहनत करना पड़ता, if, यदि, he was to pass his exam, अगर उसको एग्जाम अपना पास करना था, ठीक। तो प्री कंडीशन, पहले एक शर्त जो पूरा होना जरूरी है तभी कुछ होगा, तो उस प्री कंडीशन को भी आप अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब का मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर भी दे सकते हैं आप इस तरह से, यू आर टू डू, तुम्हें करना है, योर होमवर्क, अपना काम, बिफोर यू वॉच टीवी, आप टीवी देखो उसके पहले, यू आर टू डू, आपको करना है। शी कैन गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जा सकती है, बट लेकिन शी इज नॉट टू बी लेट टू बी बैक, लेकिन उसको वापस नहीं आना होगा लेट, देरी से, समझ रहे हैं, ऑर्डर भी है। आप लोग नोटिसेस और इंस्ट्रक्शंस में अक्सर इसको देखते होंगे कि दिस कवर इज नॉट टू बी रिमूव्ड, खासकर पैसिव देखते होंगे इन्फिनेटिव फॉर्म कि दिस कवर इज नॉट टू बी रिमूव्ड,
ये कवर हटाया नहीं जाना है। इट इज टू बी टेकन, ये लिया जाना है 3 times a day, दिन में 3 बार आफ्टर मील, खाने के बाद। देखिए एक इंस्ट्रक्शन है, दवाई पर लिखा रहता है। देयर इज नथिंग टू बी डन, कुछ भी नहीं है किए जाने को। शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं मिल रही थी। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा, बट देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, लेकिन कुछ नहीं था बाहर देखने को, है ना। तो ये भी है कि आप इज एम आर वॉज वर्क के बाद इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं इन सेंसेस में। अब एक आपने अर्थ देखिए, अबाउट टू डू का इस्तेमाल इज एम आर के बाद, इज एम आर अबाउट टू डू, वॉज वर अबाउट टू डू, विल शैल बी अबाउट टू डू। इसका क्या मतलब होता है? देखिए 2 मतलब होता है। अबाउट टू का मतलब होता है गोइंग टू वेरी सुन, कोई चीज होने वाला, करने वाला है बहुत जल्दी, जस्ट गोइंग टू, बस होने को है, करने को है, ऐसे। डोंट गो आउट नाउ, बाहर अभी मत जाओ। वी आर अबाउट टू हैव लंच, वी आर अबाउट टू हैव लंच, हम लोग लंच करने वाले हैं बहुत जल्दी। आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड, मैं बेड पे जाने ही वाला था। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन बज पड़ा, ठीक है। तो अबाउट टू का मतलब कोई चीज एकदम किनारे है, मुहाने पर है, होने को है। अगर नॉट अबाउट टू लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अनविलिंग टू, आप अनिच्छुक हैं उस चीज के लिए, इच्छा नहीं है आपके अंदर। जैसे आई एम नॉट अबाउट टू पे, मैं पे नहीं करने वाला हूँ, मेरा मन नहीं है पे करने का। $100 फॉर दैट ड्रेस, उस ड्रेस के लिए $100 देना, ठीक है। तो फिनाइट वर्ब के ये फॉर्म्स हैं कुछ जो आपने सीखा, ठीक है। अब जो है फिनाइट वर्ब के कुछ एक फॉर्म्स और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है अब काफी है ना, टियर 1 के पर्सपेक्टिव से इतना बता दिया है कि टियर 2 तक मैं कंप्लीट इंग्लिश है, समझ लीजिए। इतना अगर आप जान गए तो बहुत पढ़ा दिया आपको। 100+ फिनाइट वर्ब फॉर्म्स होते हैं, लगभग सब बता ही दिया है ना, लगभग, ठीक। कल भी कुछ बताए थे, परसों भी कुछ बताए थे, है ना। एक और बता देते हैं, आई विश या वुड दैट या ओ दैट, इफ ओनली, इन चारों का मतलब होता है काश, ठीक है। अब 2 तरह से आप काश करते हैं ना। काश का मतलब होता है इमेजिनेशन, काश का मतलब होता है अनलाइकली एक्शन, वेयर यू आर इमेजिनिंग समथिंग, कुछ आप कल्पना कर रहे हैं। तो एक तो कल्पना होता है आगे की तरफ, और एक कल्पना होता है पीछे की तरफ। आगे की तरफ कल्पना कैसे होता है? फ्यूचर की तरफ, जैसे काश मैं भारत का प्रधानमंत्री बनता, आई विश वुड दैट इफ ओनली आई बिकेम, काश मैं बनता द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आगे का है, ठीक है। काश तुम मेरी जगह होते, यू वर, आपको बता दें अब इन माई प्लेस, कि यहाँ वर्ब कंपोनेंट कैसे लगता है। वही पास्ट सब्जेक्टिव मतलब अगर फ्यूचर की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की तरफ आप एक्शन है, तो आपको पास्ट सब्जेक्टिव लगाना है। पास्ट सब्जेक्टिव मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में तो वॉज भी आता है, वॉज का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, वॉज की जगह भी आपको क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब, है ना। काश मैं एक अमीर आदमी होता, आई विश वुड दैट इफ ओनली आई वर अ रिच मैन, ठीक है। अब चलिए, अब यही चीज हम पीछे के बारे में करते हैं कि आई विश काश, या वुड दैट काश, ओ दैट काश, इफ ओनली काश, है ना। अगर हम पीछे के बारे में कल्पना करते हैं, पास्ट के बारे में, तब वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तब वहां पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। जैसे काश तुम मेरी बात मान गए होते, यू हैड एक्सेप्टेड माई एडवाइस। एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाते हैं बताइए? एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगाते हैं क्योंकि बात सहजता से नहीं बोल रहे हैं। जब आप किसी बात को एक्सक्लेम करते हैं भावपूर्ण तरीके से, एक्सक्लेम का मतलब होता है भावपूर्ण तरीके से बोलना, तो जब आप भावपूर्ण तरीके से कोई बात बोलते हैं तो एक्सक्लेम करना, एक्सक्लेमेशन मार्क उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो काश यू हैड एक्सेप्टेड माई एडवाइस, तुमने मेरी बात मान ली होती। काश
मैं वो एग्जाम पास कर गया होता, आई हैड पास्ड दैट एग्जाम, दैट एग्जाम। काश मेरी घड़ी चोरी ना की गई होती, माई वॉच हैड नॉट बीन स्टोलन। काश मेरी घड़ी चोरी ना की गई होती। समझ आ रहा है? तो काश के लिए 4 चीजें, आई विश, वुड दैट, इफ ओनली, और उसके बाद आने वाला जो क्लॉज है, क्या उसमें फिनाइट वर्ब का फॉर्म लगेगा? इट डिपेंड्स। फ्यूचर की बात है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वॉच कभी नहीं, वहां जब भी आएगा वर आएगा। और अगर पीछे के बारे में इमेजिनेशन है, पास्ट के बारे में, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट। तो अब हम यहां से एक चीज और आपको सिखा देते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत ही सिंपल चीज है। टैग का मतलब होता है पूंछ। कोई बात कह के और एक क्वेश्चन का पूंछ लगा देते हैं। जैसे मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, है ना? अब ये जो है ना लगा दिया, यही एक पूंछ है, टैग है, क्वेश्चन टैग। कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसमें प्राइस टैग लगा रहते हैं। तो कोई बात बोल करके उसके पीछे क्वेश्चन रूप में, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यू टैग स्टेटमेंट, ठीक है? तो इसलिए उसका नाम क्वेश्चन टैग पड़ गया। तो मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, है ना? तो किसी भी सेंटेंस का अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और जो सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो क्वेश्चन टैग बनाते हुए क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहचानना पड़ता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? ये 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रोनाउन फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए उचित प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, आई एम लुकिंग स्मार्ट, आई एम लुकिंग स्मार्ट, मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, है ना? तो आरंट आई, अब पहला ही बड़ा भयंकर आपको दे दिया हमने। तो भयंकर इसलिए दे दिया, मैं बता रहा हूं क्या है, अभी इस पर आएंगे, पहले दूसरी चीज ले सकते हैं, ठीक है? माया कैन डू इट, माया कैन डू इट, माया इसको कर सकती है, नहीं कर सकती, कांट शी। देखिए क्या क्या चीज हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहली चीज, दूसरी बात प्रोनाउन फॉर द सब्जेक्ट, प्रोनाउन फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए आपने प्रोनाउन उचित लिखा। तीसरी चीज, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, है ना? और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो आप समझ लीजिए कि क्या होता है, अफर्मेटिव, ठीक है, क्वेश्चन टैग होता है। चौथी बात कि शॉर्टेंड नेगेटिव फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कैन नॉट पूरा नहीं लिखना है, हमेशा शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्टेड संक्षिप्त रूप लिखना है उसका, कांट। तो ये 4 चीजें, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का उसके लिए उचित, जैसे हमने शी लगा दिया क्योंकि लड़की है कोई, तो उसके लिए प्रोनाउन, सब्जेक्ट के लिए उचित प्रोनाउन। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, जैसे अफर्मेटिव था कि माया कैन डू इट, माया इसको कर सकती है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। जैसे शी इज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं है। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, नहीं है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ ध्यान लीजिए कि इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इन्हीं के साथ मिलाकर के क्वेश्चन टैग बना लेते हैं कि शी इज नॉट रेडी, तो इज शी है क्या वो? देखिए सेंटेंस क्या था, जब नेगेटिव था, नॉट आया हुआ था, तो आपने क्वेश्चन टैग क्या बनाया, अफर्मेटिव बनाया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। चौथा चीज क्या ध्यान रखना है,
कि जब भी नेगेटिव फॉर्म होगा तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है। पांचवी बात जो ध्यान देनी है कि एमन टाई कुछ नहीं होता है। एमन टाई जो है कुछ नहीं होता है, आरन टाई इसकी जगह लिखते हैं हम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, आरन एमन टाई इज नथिंग। प्लस सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में नन, नो वन, समवन, है ना, एनीवन, है ना, एवरीवन, somebody, everybody, nobody, anybody, अगर ये आ रहा है सब्जेक्ट के लिए तो इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल आप करेंगे, वो प्रोनाउन हमेशा इस्तेमाल करेंगे आप दे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर नथिंग, एवरीथिंग, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, ऑल, समथिंग, एनीथिंग, ये आया, तो फिर प्रोनाउन इसके लिए जो आप लिखेंगे वो प्रोनाउन होगा इट। इट का इस्तेमाल करेंगे आप, इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है। अगर सब्जेक्ट देयर है, देयर वाला सेंटेंस है, देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज दिस, तो इसके लिए भी प्रोनाउन जो है देयर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में इतनी बातें आपने ध्यान दी। अब और कुछ बात ध्यान दे लीजिए, हालांकि बाद में बताते हैं, पहले इसी पर कर लेते हैं हम लोग। मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप उसका क्वेश्चन टैग बताइए, है ना। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, तो क्या होगा, इजंट इट, नहीं है, ये होगा क्वेश्चन टैग। क्योंकि सेंटेंस देखिए समथिंग के लिए इट आता है, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ठीक है ना। ही हार्डली नोज, he hardly knows anything about it, वो कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो डू डज इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन हार्डली या सेल्डम, है ना, सेल्डम या लिटिल या फ्यू, है ना, ये स्कार्सली, नेवर, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स, सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट इट, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो आप लिखेंगे डज ही, क्या वो जानता है, क्योंकि सेंटेंस एक्चुअली ये नेगेटिव है इन वर्ड्स की वजह से, ये नॉन अफर्मेटिव वर्ड्स होते हैं। तो डज ही, है ना, दे वुड हैव बीन किल्ड, वो मारे जा चुके होते, तो वुडंट दे नहीं मारे जा चुके होते। क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वुड है, वुड लिया हमने, और सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव था, तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। आई एम नॉट गोइंग विथ यू, मैं तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, एम आई, जाने वाला हूं मैं, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। ठीक है। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आरंट आई, क्योंकि अभी हमने समझाया था कि एमन टाई कुछ होता नहीं है, पीछे लिखा था ना, एमन टाई की जगह हमेशा आरंट आई लिखते हैं। ठीक है। चलिए, somebody has come, कोई आया है, तो haven't they, अब देखिए
दे के हिसाब से यहाँ हैव लगा है ना, क्योंकि somebody के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सब प्रोनाउन दे, है ना। तो हैज का इस्तेमाल तो होगा नहीं क्योंकि दे प्लुरल है, तो हैवंट दे नहीं आए हैं वे लोग, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देयर लिव्ड टू ब्रदर्स इन दैट हट, उस झोपड़ी में दो भाई रहते थे। तो डिंट देर, ध्यान दीजिएगा देर का इस्तेमाल करेंगे, अगर सब्जेक्ट देर है तो यहाँ प्रोनाउन देर होगा, ठीक है, डिंट देर। और ये क्या है, पास्ट डेफिनेट टेंस से इसलिए डिंट लगाया है ना। ही नेवर अंडरस्टूड माई फीलिंग, वो मेरी भावनाओं को कभी समझा नहीं। डिड ही, समझा वो कभी, समझ रहे ना, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग तो आप बना लेंगे, लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन टैग किसका। तो क्वेश्चन टैग अब हम बनाते हैं, क्वेश्चन टैग जल्दी से बता देते हैं क्योंकि इसमें सवाल पूछ देता है। क्वेश्चन टैग इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो बड़ा ही अद्भुत होता है। अद्भुत इसलिए होता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए जो क्वेश्चन टैग होता है वो अफर्मेटिव तो होगा ही, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन टैग उसके लिए दोनों हो सकता है, क्वेश्चन टैग दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके लिए जो क्वेश्चन टैग है वो क्वेश्चन टैग केवल अफर्मेटिव ही हो सकता है, अफर्मेटिव ही क्वेश्चन टैग हो सकता है, इसके लिए नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कम हेयर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो देखिए विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, ठीक है ना। और आपको पता है सब्जेक्ट क्या छुपा रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, यू। हर जगह इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हिडन रहता है, यू। तो कम हेयर वॉन्ट यू, ये भी हो जाएगा, विल यू ये भी हो जाएगा। यही समझा रहे थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों क्वेश्चन टैग हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हो कि डोंट कम हेयर, यहां मत आओ, तो केवल अफर्मेटिव ही हो सकता है, विल यू। यहाँ पे आप अगर ये लिखें कि वोंट यू तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ वोंट लगा सकते हैं, नहीं, वुड नॉट भी लगा सकते हैं, वुड नॉट भी लगा सकते हैं आप। वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वुडंट। और गुस्से में है अगर आप तो कैन नॉट भी लगा सकते हैं, कांट ये भी लगा सकते हैं। तो तीनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रन दौड़ो, रन फास्ट तेजी से दौड़ो, कांट यू नहीं दौड़ सकते, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि गुस्से में आप बोल रहे हैं, जब आप ऐसे बोल रहे हैं कांट यू, तो नॉर्मली आप यही इस्तेमाल करते हैं, वॉन्ट यू विल यू का, ठीक है। बाकी लगाने के लिए वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुस्से में कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टॉप नाउ, अब रुक जाओ, तो विल यू रुकोगे, वॉन्ट यू नहीं रुकोगे, ऐसे दोनों सही है, ठीक है। जो लेट मी गो,
मुझे जाने दो, विल यू, वॉन्ट यू, ठीक है। लेकिन लेट अस जो होता है, लेट अस वाला सेंटेंस वो स्पेशल है। लेट अस या लेट अस नॉट वाला जो सेंटेंस होगा इसमें फिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड है कि केवल शैल वी ही आएगा, यही आएगा केवल शैल वी। जैसे लेट्स, ऐसे लेट्स को लेटस बोलते हैं, लेटस को ऐसे भी लिखते हैं लेट्स या लेटस गो होम, चलो घर चलते हैं, शैल वी, चलें। लेटस नॉट टॉक टू देम, उनसे चलो बात नहीं करते हैं, उनसे बात ना करो, शैल वी करें ऐसे। लेट अस वॉच अ मूवी, चलो एक फिल्म देखते हैं, शैल वी, देखें। समझ में आ रहा है? तो लगे हाथ हमने आपको क्वेश्चन टैग भी पढ़ा दिया। तो आज की क्लास में मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि अभी मैंने ज़्यादा अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप पचा नहीं पाओगे। इतना ही चीज़ जाओ घर पे देखो, और पीछे की चीज़ें अभी जो है जो हमने पढ़ा रखी हैं वो घर पे देखो। और देखो भाई, ये जादू है, जादू है ना, देख रहे हो पढ़ाने का तरीका। अगर आप सिर्फ 20 दिन में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये भी इतना बहुत क्लियर है। ऐसा भी नहीं कि आप इसको अगर आप देखोगे 2 घंटा घर पे सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर आप यही पेड बैच में 80 दिन जब पढ़ाते हैं तो कितने आराम से पढ़ाते हैं, कितना प्रैक्टिस होता है इसका, कितना इजीली चीज़ें एकदम उस्ताद जैसा बनता रहता है। तो आप लोग जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में फंसे हुए, आप सोचो ना 2 ढाई 3 साल से फंसे हुए, कुछ हुआ नहीं है ना। और जिन 4 बैचेस को मैंने पढ़ा दिया उन बच्चों को जाके मिलिए, कहाँ वो अटके हुए थे 115-20 पर 180-85-90 कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी सिंसियर लोग हैं। और एक गजब का कॉन्फिडेंस है, उनको पता है कि इंग्लिश कितना है, उनको इंग्लिश हाथ में मुट्ठी में लगता है कि बस यही 5 चीज़ तो है इंग्लिश में, वो भी साफ साफ दिख रहा होता है कि ये 5 चीज़ में क्या क्या है। सब्जेक्ट में ये 6 चीज़ें हैं, वर्ब में ये है, ऑब्जेक्ट में ये है, कॉम्प्लीमेंट में ये, एडवर्ब में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द होल अंडरस्टैंडिंग, पूरा स्ट्रक्चर इंग्लिश का आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा बर्डन ना करूँ, क्योंकि देख रहा हूँ कि व्यू भी कम हो रहा है, लोग लाइव भी कम आ रहे हैं, जो भी है, तो ज़रा लोगों तक पहुँचाइए, है ना। वैसे मैं 20 दिन में जो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ 20 दिन के पहले ही हम पढ़ा देंगे, उसकी चिंता नहीं है हमको, सब कुछ पढ़ा देंगे आप, ठीक है। पर मोटिवेशन ज़्यादा रहता है जब क्या है, ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोगों तक काम पहुँचता है, ठीक है। तो टीयर 1 की तैयारी ग्रामर की ऐसी हो जाएगी ना कि एक भी क्वेश्चन दो छूटेगा नहीं। बस ये है कि प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका रिवीजन करिएगा। मैंने कहा है कि 2 मॉक लगाने के लिए तो मॉक लगाइएगा, है ना। चाहे तो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग से क्या होता है कि जो चीज़ आप यहाँ सीख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग उसी का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। वो बेहतर तरीके से आप समझते हैं, सेंटेंस को पढ़ के बेहतर अर्थ समझ में आता है, और फिर आप जो कुछ यहाँ सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन उसमें है, उसमें आपको दिख रहा होता है कि हाँ भाई इसमें ये सही है, इसमें ये गलत है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात करेंगे। एग्जामो चैनल पर 10 बजे जो वोकैब का सेशन हो रहा है ना, और लॉन्ग टेक्स्ट के लिए वो मिस नहीं करना है। वोकैबलरी और लॉन्ग टेक्स्ट का सेशन 10 बजे, ग्रामर के लिए यहाँ 2 बजे। और जब टीयर 1 में 50 में 50 आएगा, टीयर 1 के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आसान होता है। आप एकदम रिलैक्स्ड रहो, प्रैक्टिस करते रहो, समय ज़्यादा देते रहो, मेहनत करो। 20 दिन 25 दिन की बात है, 25 दिन का ज़्यादा मेहनत है। आफ्टर 25 डेज के मेहनत के बाद 50 आ जाएगा, और जब 50 से 50 आ जाएगा तो उसके बाद मेंस के लिए 2-2.5 महीने का वक्त बचेगा। वो 2-2.5 महीने में हम आपको मेंस में 190 पहुँचा देंगे, ठीक है। डोंट वरी। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। सजेशंस वगैरह कम दे रहे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में सजेशन दिया करो, है ना।